आज हम कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान किताब में इसका भाग प्रथम इतिहास जो भारत और समकालीन विश्व के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इस किताब में हमें बताया गया है कि इतिहास के अंदर या प्राचीन समय के अंदर भारत कैसा था और उसके समक्ष दूसरे जो देश थे उनकी राजनीति, आर्थिक व सांस्कृतिक परिदृश्य क्या था, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो इसकी विषय सूची इतिहास और बदलती दुनिया, खंड ए में घटनाएं और प्रतिक्रियाएं, खंड ब में जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। तो पहले अपने खंड ए पढ़ेंगे, घटनाएं और प्रक्रियाएं। घटनाएं और प्रक्रियाएं। इस खंड में आप फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और नास्तिवादी के उदय का इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक विश्व की रचना में इन तीनों घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये जो खंड फर्स्ट है, घटनाएं और प्रतिक्रियाएं, इसमें अपने को अध्याय पहले या दूसरे और तीसरे इन अध्यायों के अंदर किस किस चीज़ के बारे में अपने बताया गया है, किस देश की किस क्रांति के बारे में बताया गया है। तो अपने सबसे पहले यही पढ़ते हैं क्योंकि ये जो है संक्षेप में दिया गया है और आगे जो अध्याय में विस्तार से। तो सबसे पहले अपने संक्षेप में पढ़ेंगे। अध्याय फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति के बारे में है। आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को सहज, सुलभ और सामान्य मानकर चलते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सब का भी एक इतिहास रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के ज़रिए आपको इस इतिहास के एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। विशेष अधिकारों पर आधारित व्यवस्था में शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। सबके एक समान अधिकार होते हैं और हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है। यह सोच राजनीति की नई भाषा का हिस्सा बन गई। समानता और स्वतंत्रता की यह सोच नए युग का केंद्रीय विचार थी, लेकिन विभिन्न देशों में इन विचारों को नाना रूपों में समझा और साधा गया। भारत और चीन, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों ने कई ऐसे विचारों को जन्म दिया जो बेहद रचनात्मक और मौलिक थे, लेकिन इन आंदोलनों की भाषा और मुहावरे को 18वीं सदी के उत्तरार्ध की घटनाओं से भी वैधता मिल रही थी। तो पहले जो लेसन है उसके अंदर फ्रांसीसी क्रांति और उससे भारत के राजनीतिक या आर्थिक क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, अध्याय 2 में आप यूरोप में समाजवाद के आगमन और उस नाटकीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे जिसके चलते रूस के शासक जार निकोलस II को सत्ता छोड़नी पड़ी। रूसी क्रांति में समाज परिवर्तन का एक नया तरीका गढ़ने का प्रयास किया। इस क्रांति ने आर्थिक समानता और मजदूर किसानों की बेहतरी का सवाल उठाया। इस अध्याय में आप कई सोवियत सरकार द्वारा शुरू किए गए बदलावों, उसके समान आई समस्याओं और उनसे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानेंगे। सोवियत रूस की
सरकार ने खेती के औद्योगिकरण और मशीनीकरण का कार्यक्रम जो दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसने नागरिकों के कई ऐसे अधिकारों का हनन भी किया जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के संचालन के लिए अनिवार्य होते हैं। फिर भी समाज का नारा विभिन्न देशों के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का हिस्सा बना। आज सोवियत संघ बिखर चुका है और समाजवाद संकट में है, लेकिन 20वीं सदी के पैमाने पर समकालीन विश्व का रूपाकार तय करने में यह सबसे शक्तिशाली ताकत था। अध्याय 3 में आप जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हिटलर के उदय व नात्सीवाद की राजनीति का विश्लेषण किया गया है। यहाँ आप नात्सी जर्मनी में औरतों व बच्चों की दशा और स्कूलों व ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्ययन से आपको पता चलेगा कि नात्सीवाद के किस तरह विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों को जीने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, किस तरह उन्होंने यहूदियों का सफाया करने के लिए यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़काया और लोकतंत्र व समाजवाद के खिलाफ एक बड़ा युद्ध छेड़ दिया। नास्तिवाद के उदय की कहानी सिर्फ कुछ खास घटनाओं, सत्ता की पैशाचिक चाह, हत्याकांडों और मौत की कहानी भर नहीं है। यह विभिन्न स्तरों पर चलने वाली एक विस्तृत और दिल दहला देने वाली व्यवस्था की कहानी है। भारत में कुछ लोग हिटलर के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नास्तिवाद के उदय पर खौफ ही महसूस हुआ। आधुनिक विश्व का इतिहास सिर्फ स्वतंत्रता और लोकतंत्र के फलने फूलने की कहानी भर नहीं है, वरन हिंसा और निरंकुशता, मृत्यु और महाविनाश की भी कहानी है। अब पहला है फ्रांसीसी क्रांति। 14 जुलाई 1789 के सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला था। लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र बन गया, इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वस्त के बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश की देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पॉवर्टी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ,
और कैसे हुआ इसके बारे में अपने कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।